मैं वीणा जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर भोपाल, आज भूगोल विषय के अध्याय 4 मानव विकास के बारे में जानेंगे। मानव विकास यानी परिवर्तन से है। विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कोई न बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों में कुछ दिखाई देती हैं और कुछ नहीं दिखाई देती हैं, और पर हर चीज़ वृद्धि को यानी बढ़ती हुई और विकसित होती है। ये वस्तुएं हैं, पौधे नन्हा होता है, बड़ा होता जाता है। नगर पहले गांव होता है, फिर कस्बा बनता है और फिर इसके बाद वह नगर में परिणत हो जाता है। हमारे विचार बचपन में सीमित होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं विचार बढ़ते जाते हैं। राष्ट्र, ये सभी चीज़ विकास को प्राप्त करती हैं। तो इस विकास को समझने के लिए हमें वृद्धि और विकास दो चीज़ों को समझना होगा। वृद्धि और विकास से ही हमारा मानव विकास निहित होता है। वृद्धि का मतलब होता है मात्रा में बढ़ना, और यह निरपेक्ष होती है, और यह वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक भी हो जाती है। और परिवर्तन इसका धनात्मक भी होता है। धनात्मक मतलब वृद्धि को प्राप्त करना, और ऋणात्मक मतलब ह्रास को भी प्राप्त होती है। और विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, और यह मूल्य सापेक्ष होता है। और इसका अर्थ विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। दोनों में संबंध भी है और दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है। आपके में आएगा वृद्धि किसे कहते हैं, तो मात्रात्मक रूप से किसी मात्रा का, किसी चीज़ का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, और गुणात्मक परिवर्तन होना विकास कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ये प्रश्न आपके में आ सकता है। विकास का उस समय होता है जब हम सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि में सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणात्मकता और सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण द्वारा हम समझेंगे कि एक निश्चित समय अवधि में किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो क्या हो गया, ये जनसंख्या वृद्धि को प्राप्त हो गई। पर अभी इसमें विकास, मानव विकास निहित नहीं हुआ। विकास तब निहित होगा जब इस जो 1 लाख से 2 लाख जनसंख्या हुई है, उस जनसंख्या के लिए आवास, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, ये सब चीज़ भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अगर ये चीज़ हो गई तो वृद्धि के साथ साथ विकास भी उस देश का, उस क्षेत्र का माना जाएगा। अब जानेंगे हम अनेक दशकों में विकास को कैसे नापा गया। तो प्रथम अवस्था में विकास, किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। क्या था, पहले किसी देश का विकास, उसे विकास मान लिया जाता था कि वह आर्थिक दृष्टि से विकसित हो जाए। आर्थिक यानी वहाँ पर उद्योग धंधे हो जाए, व्यवसाय बढ़ जाए, लोगों की इनकम बढ़ जाए और लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाए। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी, उसे उतना अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन उस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। पहली अवस्था में उस समय क्या था, सिर्फ आर्थिक विकास को ही विकास मान लिया गया था। और जब दूसरी अवस्था आई, तो दूसरी अवस्था में किसी देश के लोगों की जीवन की गुणवत्ता, जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं, जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष करते हैं। ये दूसरी अवस्था थी विकास की। पहले आर्थिक विकास अकेला माना गया, और दूसरे में आर्थिक विकास के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता पर और वहाँ पर आनंद के अनुभव पर और स्वतंत्रताओं पर जोर दिया गया था।
पहली बार इन विचारों को 10 के दशक के अंत और 90 के दशक के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया था। ये जो मानव विकास का वो है कॉन्सेप्ट, ये कब आया? 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के प्रारंभ में आया। तो सबसे पहले मानव विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया महमूद अल हक जी ने और एवं अमर्त्य सेन जी ने। किसने प्रस्तुत किया? ये हाँ, महमूद अल हक जी ने और अमर्त्य सेन जी ने। मानव विकास की धारणा के लिए डॉक्टर महमूद अल हक के द्वारा किया गया था और डॉक्टर अल हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया था जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। कौन है? मनुष्य है विकास का केंद्र बिंदु। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्य होना अवश्य है और इसका अर्थ है लोग स्वस्थ हों, विवेक और बुद्धि का उनका विकास हुआ हो और वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करें, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जिए और ज्ञान को प्राप्त करें। अब जानेंगे इन दो अर्थशास्त्रियों के बारे में कि ये कहाँ के थे, कैसे थे और उन्होंने कैसे इस अच्छे विचार को विश्व स्तर पर स्थापित किया। तो सबसे पहले डॉक्टर महमूद अल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे। डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने प्रारंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों ने दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का भी प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत जो डॉक्टर अब महबूब अल हक हैं, ये क्या थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। इनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास पर प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए इनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर हक मस्तिष्क की लोच एक दायरे के बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है, जिसमें सा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज ये हक के विचार हैं सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ और जो कभी भी नहीं थी पूछता हूँ क्यों नहीं है ना। और अमर्त्य सेन कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कौन है? और अमर्त्य सेन भारत के हैं। इनका ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि था। अमर्त्य सेन जी का लक्ष्य या इनका कहना था कि विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि होना है, परतंत्रता की कमी होना है। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। इनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। ये दोनों अर्थशास्त्री क्या हुआ? कार्य मील के पत्थर के समान रहे। किसके लिए?
मानव विकास के लिए। ये यहाँ पर उन्होंने सार्थक जीवन क्या है इस बारे में आपको चित्र से समझाया कि जन्मदिन मुबारक हो, धन्यवाद प्रिया। जब ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो तो यानी मानव विकास है। और यहाँ मुझे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके क्या बनना चाहती हूँ, मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ और अपना सार्थक जीवन जीना चाहती हूँ। ये भावना अगर तुम बच्चों में आ जाएगी तो तुम्हारा जीवन मानव विकास से ओतप्रोत हो जाएगा और पढ़ाई भी सार्थक होगी। और बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। अपने साथियों से इस पर हमें चर्चा करना है और क्या करना है, अपने सार्थक जीवन की चीज़ों को जानना है। ये आप लोग घर से कुछ हमें गृह कार्य करके लाएंगे मानव विकास के ऊपर। अब है इसमें कौन का जीवन सार्थक है। मैं 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, मृत अथवा कारावास में। और मुझे आशा है कि मैं कैंसर के रोग से मुक्त एक रास्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊँ। तो इनमें इनका जीवन सार्थक है कि इनका जीवन सार्थक है, बताओ। नहीं, ये शराबी हैं क्योंकि ये बाद में शराब पिएंगे, चोरी करेंगे और इनकी स्थिति एक मृत अवस्था जैसी और कारावास में यानी वो होगी, परिणत होगी। और एक ये पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हैं और कैंसर की मुक्ति का इलाज ढूंढना चाहती हैं। तो इनका जीवन सार्थक है या इनका जीवन सार्थक है? तो इनकी तुलना में ये जीवन सार्थक है ना। ये भले ही इनके पास पैसा हो जाएगा, वृद्धि आ जाएगी, लेकिन जीवन सार्थक नहीं होगा। इनके पास पैसे की भले कमी रहे लेकिन इनका जीवन सार्थक होगा। एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना विकास के लिए महत्वपूर्ण पक्ष है। अर्थात साधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए कुछ सूचकांकों का विकास किया गया है। मानव विकास को समझने के लिए हमें कुछ सूचकांकों की आवश्यकता होगी। कौन से सूचकांकों की आवश्यकता होगी कि मानव विकास कब संभव है और कब संभव नहीं है। प्रायः लोग अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। किसके पास नहीं होती? सामान्य मानव के पास नहीं होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने में जो लोग अक्षम होते हैं, भौतिक निर्धनता होती है, सामाजिक भेदभाव होता है, जहाँ पर संस्थाओं की अक्षमता होती है, मतलब संस्थाएं पढ़ने लिखने की नहीं होती हैं, अन्य कारणों की वजह भी हो सकती है। इससे क्या होता है, स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा प्राप्ति की योग्यता और स्वस्थ और जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। तो यहाँ का मानव विकास नहीं हुआ होता है। ऐसी घटना जिस क्षेत्र में होती है, लोगों में विकल्पों में वृद्धि करने के लिए उस क्षेत्र को क्या क्या प्रयास करना पड़ेंगे? स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलने पड़ेंगे, शिक्षा के लिए स्कूल खोलने पड़ेंगे और संसाधनों तक प्राप्त जाना पड़ेगा। यानी उन्हें शिक्षा के बाद रोजगार देने के लिए उद्योगों की भी स्थापना करना पड़ेगी। उनकी क्षमताओं का निर्माण महत्वपूर्ण है। यदि इस क्षेत्र की लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक अशिक्षित बच्चा क्या डॉक्टर बनने का विकल्प चुन सकता है? नहीं चुन सकता है। शिक्षा के अभाव में वह सीमित रह जाएगा। और एक निर्धन बीमारी के लिए क्या चिकित्सा करवा सकता है? नहीं करवा सकता है। और संसाधनों के अभाव में उसके विकल्प सीमित हो जाएंगे। तो यहाँ पर मानव विकास नहीं हुआ है। वृद्धि जनसंख्या में हो सकती है पर मानव विकास नहीं हुआ है। ऐसी दशा हम अभी बांग्लादेश, नाइजीरिया ऐसे देशों में देखते हैं जहाँ जनसंख्या तो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है पर उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं
वहाँ का जीवन आनंदित नहीं है, इसलिए मानव विकास नहीं हुआ है। मानव विकास तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आप सोचेंगे कि अमेरिका का हो गया है। आर्थिक दृष्टि से मानव विकास वाला कॉन्सेप्ट अमेरिका में हो सकता है, पर जो मानव विकास के अमर्त्य सेन और हक जी ने परिभाषा दी है उसके हिसाब से तो भूटान का हुआ है विश्व में मानव विकास। भूटान का, भूटान एक छोटा सा शहर है और वहाँ पर जितनी जनसंख्या है उनके हिसाब से उनने उनके लिए आवास, भोजन, शिक्षा और साथ में उनके आनंदित जीवन जीने का, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास को समाहित किया है। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। अब जानेंगे हम स्तंभों के बारे में। जिस प्रकार एक इमारत के लिए हमें खंभे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव विकास विचार को जानने के लिए हमारे स्तंभ है समता, लिख लीजिए, सतत पोषणीयता, नंबर 3 उत्पादकता, 4 है सशक्तिकरण। ये 4 संकल्पनाएं क्या है, मानव विकास के लिए आवश्यक है। समता से आशय है उपलब्ध अवसरों की समान पहुंच, मतलब सभी वर्ग तक सभी अवसर पहुंचना चाहिए। उसमें सभी के लिए बराबरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वर्ग को ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएं और एक वर्ग को कम। जैसे लिंग के हिसाब से देखें कि स्त्रियों को ना पढ़ाया जाए और पुरुषों को पढ़ा दिया जाए, नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों को समानता से पढ़ाना, किसी भी प्रजाति का हो उसको भी समानता का अवसर प्राप्त होना, आय के साधन चाहे ज़्यादा हो या कम हो किसी के पास, उनको भी शिक्षा का और स्वास्थ्य का समान अधिकार होना। भारत के संदर्भ में तो जाति भेदभाव वाली जो चीज़ है उसको भी हमें मिटाना होगा। और उदाहरण के तौर पर किसी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय में जो छात्र हैं उनका कितना पंजीयन हुआ है और कितना छात्र पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। और भारत में स्त्रियों और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। उनके क्या हो जाते हैं, शिक्षा नहीं होने से उनके विकल्प भी सीमित होते हैं। नंबर 2 था निर्वाहन, यानी सतत पोषणीयता। इसका अर्थ निर्वाहन भी होता है। अवसरों की उपलब्धता जो हुई है वह निरंतर बनी रहे। सतत पोषणीयता का मतलब है वह अवसर हमेशा मिलते रहें। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे उद्योगीकरण हुआ, हमने कच्चे अपने यहाँ कोयले का हमने वो निकालने, खदान से निकाला, तो वह कोयला खनन हमें उस मात्रा में करना चाहिए कि हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वह संचित रहे। और अगर इस भावना से नहीं किया और वर्तमान में ही उसका सारा शोषण कर लिया तो भविष्य की पीढ़ी के लिए वह नहीं बचेगा, तो वह मानव विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक इसका अच्छा उदाहरण है कि सभी समुदाय, एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता और युवा होने पर उन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाते हैं और उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और उनके जीवन के अन्य पक्ष भी प्रभावित होंगे। प्रत्येक पीढ़ी को भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आज बच्ची पढ़ती है तो कल वाली बच्चियों को भी पढ़ने मिलना चाहिए और उससे आगे वाली बच्चियों को भी पढ़ने मिलना चाहिए। अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उनका स्वयं का विकास होगा, वो हर चीज़ को जानेंगी और अपने जीवन को सुरक्षित करेंगी और भविष्य में सभी के जीवन को सुरक्षित करेंगी। अगला है उत्पादकता, है ना। उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम से, मतलब हमें कितना परिश्रम करना है। तो मानव श्रम उत्पादकता अर्थात मानव कार्य के संदर्भ में जाना जाता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए अर्थात जन समुदाय
ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी क्षमता क्या होती है, बेहतर हो जाती है। अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण पर विशेष महत्व दिया जाता है। तो और सशक्तिकरण आ जाएगा तो हमें विकल्प चुनने की शक्ति आ जाएगी। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अपनी पढ़ाई में किस क्षेत्र में हमारा ज़्यादा विकास निहित है, ये हमें अगर जानकारी आ गई तो सशक्तिकरण हमारा मजबूत होगा। जैसे अभी आप लोगों के लिए एक 12वीं के बाद अभी एक ऐप डाउनलोड करने के लिए दिया गया है। वह आपको 12वीं के बाद आपके विषय के अनुसार अगर अपनी रुचियां डालेंगे तो उसमें कौन सा कॉलेज मिलना है, कौन कौन से क्षेत्र में आप जा सकते हो, ये सारी चीज़ आ जाएगी। और उस सारी चीज़ों को देखकर आप अपनी सशक्तिकरण के उपयोग करके अपनी राह को चुन लोगे और अपना विकास निहित कर लोगे। अब है मानव विकास के उपागम। क्या है? मानव विकास के उपागम। मानव विकास के मतलब समस्याओं को देखने, मानव विकास की समस्याओं को देखते हुए अनेक ढंग से कुछ महत्वपूर्ण उपागम है। आपके में प्रश्न आएगा मानव विकास के उपागम पर प्रकाश डालिए, या मानव विकास के कितने उपागम हैं समस्याओं को देखने के लिए। तो आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। एक बार और, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। मानव विकास का मापन। मानव विकास सूचकांक HID का जो मापन है वह स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख चीजों से मापा जाता है। जहां पर जिन देशों में यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर में होता है, वहां पर जो देश मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड को प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वास्थ्य जीवन जीने के ज़्यादा अवसर होना। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करना। और पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों को की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या क्या दर्शाना, मतलब अधिक होना चाहिए। किसी देश विशेष के ज्ञान तक पहुंच इतनी आसान अथवा कठिन, मतलब जहां आसान होगी तो मानव विकास है, जहां कठिन होगी मानव विकास नहीं है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति मतलब अमेरिका की डॉलर में के संदर्भ में मापा जाता है। हर चीज का जो विश्व स्तर पर अपना मापन होता है वो डॉलर में होता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। स्कोर 1 में जितनी निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर माना जाता है, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप अभी उतना नहीं समझा जा रहा है, पर फिर भी एक अनुमानित माप का साधन है।
इसका कारण है सूचकांक वितरण के संबंध में मौन। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास से संबंधित है और यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश में के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्पभार वाले छोटे बच्चों की संख्या, ये सभी इनमें गिने जाते हैं। ये किस में गिने जाते हैं? निम्न विकास सूचकांक के अंतर्गत। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक उद्घटित करता है। मानव विकास इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में समाज विकास की स्थिति का अर्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं। मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। अभी शोध कार्य इस क्षेत्र में जारी है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हो? ये सारी बातें कि और कौन सी चीज है जो मानव विकास के क्या कर सकती है, मानव विकास को, और मतलब मानव विकास के लिए वो चीज भी सम्मिलित होना चाहिए। जैसे अभी भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे उसमें जोड़े गए। पहले तो आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य है ना, ये चीज जोड़ी गई थी। अब उसमें भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता जैसी चीज भी जोड़ने पर विचार चल रहा है। और भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। और भूटानियों ने अपने पर्यावरण तथा संस्कृति एवं अध्यात्म जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति, प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया। इसका साधारण सा अर्थ है, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। प्रसन्नता पहले है, भौतिक प्रगति बाद में है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमारे विकास के आध्यात्मिक, भौतिक, गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर हम खुश होंगे तो हम किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। अगर हम अंदर से ही खुश नहीं होंगे तो हम अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। बीमार होंगे तो भी हम अपनी फील्ड पर अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, और स्वस्थ होंगे तो हम अपनी फील्ड पर अच्छे कार्य कर सकेंगे। अब जानेंगे अंतरराष्ट्रीय एक विकास का इन्होंने ये चित्र भी दिया है कि हमें कितनी चीज़ें होना, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, रोजगार, संतुष्टि, ये चीज़ होना चाहिए। सड़कें, अस्पताल, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सारी चीज़ें भी हमारे विकास में उन्होंने सीढ़ी से विकास करते हुए ये चीज़ें बताई हैं। ये चीज़ें जब हमारी ऊंची होंगी तो ये चीज़ें हमें अपने आप महसूस होंगी। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय तुलना कि कहाँ पर विश्व में मानव विकास हुआ है और कहाँ पर नहीं हुआ, किन देशों में। तो मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रत्येक देश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आय का प्रत्यक्ष संबंध नहीं। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों में कार्य बेहतर हो रहा है। भूटान छोटा सा देश है, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, चीन बहुत बड़ा देश है, पर वहाँ पर मानव विकास के लिए वो कार्य नहीं हो रहा है जो कार्य भूटान में हो रहा है। इसी प्रकार मानव विकास की अपेक्षा निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर छोटी अर्थव्यवस्थाओं में श्रीलंका, ट्रिनिडाड
और टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत से भी ऊंचा है। उसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से अधिक है। अगर हम जाएं, हम सोचते हैं कि अपने भारत में देखें तो अपना केरल क्षेत्र मानव विकास के क्षेत्र में ज़्यादा आगे है और पंजाब और गुजरात पीछे है, जबकि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब और गुजरात ज़्यादा आगे है। इस प्रकार हमने मानव विकास को देखा और मानव विकास सूचकांक को हम देश की दृष्टि से अति उच्च विकास वाले, उच्च विकास वाले, मध्यम विकास वाले और निम्न विकास वाले। जो अति उच्च विकास वाले होते, जहाँ सारा मानव विकास संभव हो गया है, उनका स्कोर होता है 0.800, इससे भी ऊपर। और ऐसे देशों की संख्या है कितनी? 59। और उच्च वाले जिनका सूचकांक होता है 701 से 0.799 के बीच, उनकी संख्या है 53। और मध्यम में 0.550 से 0.700 के बीच की संख्या है 39। और निम्न 0.549 से नीचे की संख्या है 38। इस प्रकार हमने मानव सूचकांक को अच्छी ढंग से जाना, समझा और जाना। अगर हम देश की दृष्टि से देखें तो उच्च मूल्य वाले मानव 10 ये देश हैं: नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। ये 10 क्या हैं? उच्च मानव सूचकांक हैं। यहाँ पर मतलब जितने मनुष्य हैं उनके लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हुई है। इसलिए ये देश क्या हैं? मानव विकास के हैं। और शेष देश जहाँ पर अगर जनसंख्या तो हुई है पर वहाँ पर ज़्यादा मतलब वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, सामाजिक विद्रोह है, ऐसी चीज़ें अगर संपन्न हो रही हैं तो उन देशों का मानव विकास नहीं हुआ माना जाएगा। और मानव विकास नहीं हुआ माना जाएगा तो क्या होगा? फिर उन्हें अपने देश में ये सारी चीज़ों की सुविधाएं निहित कराना पड़ेंगी और तभी उनका देश सुख संपन्न और आनंद से विकसित होगा और तभी उस देश का वृद्धि तो कर जाएगा पर विकास नहीं करेगा। विकास जब गुणात्मक होता है तभी मानव विकास संभव होता है। आपका यहाँ पर मानव विकास संपन्न होता है और धन्यवाद आप सभी का।